हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन हैं सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई, यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 12, 12 के बाद में 20, 20 के बाद में 16, 16 के बाद में 24, 24 के बाद में 20, 20 के बाद में 28 और 28 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज के अंदर हमें सबसे पहले दिया गया है 12, 12 के बाद में दिया गया है 20। तो मेरे भाई, 12 से 20 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें, +8 कर दें तो 12 और 8 मिलकर बन जाएगा 20। फिर देखिए 20 के बाद में कितना है 16, तो 20 से 16 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 20 में से क्या कर दें, -4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 16। फिर देखिए 16 से आगे दिया गया है 24, तो 16 से 24 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 16 के अंदर क्या कर दें, +8 कर दें तो 16 और 8 मिलकर बन जाएगा 24। फिर देखिए 24 के बाद में हमें दिया गया है 20, तो मेरे भाई 24 से 20 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 24 में से क्या कर दें, -4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 20। फिर देखिए 20 के बाद में दिया गया है 28, तो 20 से 28 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 20 के अंदर क्या कर दें, +8 कर दें तो 20 और 8 मिलकर बन जाएगा 28। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 28 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्या आई है उन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई, यहाँ पर देखिए सबसे पहले संख्या आई है +8, उसके बाद में संख्या आई है -8, फिर संख्या आई है +8, उसके बाद में आई है संख्या -4, उसके बाद में क्या आई है संख्या +8। यानी कि यहाँ पर हो रहा है +8 -4 +8 -4 +8, यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रही है +8 -4 +8 -4। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए +8 हो गया, तो इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा -4, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 28 में से क्या कर दें, -4 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 28 में से हम क्या कर देंगे, -4 कर देंगे, तो 28 में से -4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 24। अब हमें देखना है कि संख्या 24 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 24 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई, आपके एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 प्रश्न सीरीज से संबंधित पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 9:27 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, जो भी समय आपको प्रश्न के अंदर दिया गया है उस समय को घटा देना है 11:60 में से। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। यहां पर देखिए मेरे भाई क्या करना है, जब भी आपको एग्जाम के अंदर वास्तविक समय दिया जाए और दर्पण प्रतिबिंब समय आपसे पूछा जाए तब भी आपको क्या करना है, 11:60 में से दिए गए समय को घटा देना है। यदि आपको एग्जाम के अंदर दर्पण प्रतिबिंब दिया जाए और वास्तविक समय आपसे पूछा जाए तब आपको क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब में जो समय दिया जाए उस समय को आपको क्या करना है, 11:60 में से घटा देना है। जैसे यहां पर देखिए हमें दिया गया है घड़ी में वास्तविक समय 9:27 हो रहा है और दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा ये हमसे पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो समय हमें प्रश्न के अंदर दिया गया है उस समय को हम 11:60 में से घटा देंगे। तो प्रश्न में हमें क्या समय दिया है, यहाँ पर हमें समय दिया है 9:27। तो मेरे भाई हम 9:27 को घटा देंगे किस में से, 11:60 में से। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 60 में से 27 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 33 और मेरे भाई 11 में से 9 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2। यानी कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 9:27 हो रहा है तो मेरे भाई दर्पण प्रतिबिंब में समय होगा 2:33। अब हमें देखना है कि 2:33 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 2:33 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 32 से यहाँ पर 256 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 32 से यहाँ पर 256 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 38 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर पता करेंगे कि 32 से यहाँ पर 256 कैसे बना है। तो मेरे भाई 32 से यहाँ पर 256 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 32 को 2 से भाग किया गया है। यदि हम 32 को 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर संख्या आएगी 16 और 16 से 256 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 16 का किया गया है स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 16 का स्क्वायर होता है 256। और ध्यान से देखिए संख्या 256 हमें यहाँ पर दी गई है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 38 के अंदर है और 38 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 38 को हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे। तो 38 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर संख्या आएगी 19 और इस 19 का हम यहाँ पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 19 का स्क्वायर होता है 361। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 361। अब हमें देखना है कि संख्या 361 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 361 में दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है।
और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट मिलेगा जीके, जीएस और साइंस का। ठीक है, इसी के साथ में मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के मिलने वाले हैं। और ठीक है, और इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के मिलेंगे। और मेरे भाई सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। इस तरह से ऑल सब्जेक्ट का मास्टर पीडीएफ सेट आपको दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प की संख्या इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि x कैसे यहां पर 264 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से x कैसे यहां पर 264 लिखा गया है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि uy से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इसके लिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। देखिए जब भी आपको अल्फाबेट लेटर दिया जाए और आगे संख्या दी जाए तो आपको अल्फाबेट लेटर से संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है, आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर x के से क्या लिखा गया है 264 है, तो x के से 264 लिखा गया है कैसे, तो यहां पर सबसे पहले इन दोनों अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग। तो यहां पर ध्यान से देखिए एक्स अल्फाबेट लेटर आता है कितने नंबर पर 24 नंबर पर है। इसी प्रकार से अल्फाबेट लेटर के ये आता है मेरे भाई कितने नंबर पर 11 नंबर पर है। यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दें तो 24 और 11 का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 264 है। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 264 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे ui के अंदर है और ui से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इन दोनों अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहां पर देखिए यू अल्फाबेट लेटर आता है कितने नंबर पर 21 नंबर पर है और मेरे भाई वाई लेटर है ये आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 25 नंबर पर है। अब हम क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो 21 और 25 को आपस में हम गुणा करेंगे तो यहां पर संख्या आएगी 525 है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 525 है। अब हमें देखना है कि 525 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 525 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने,
नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस सीरीज को सोल्व किया गया है कैसे। सबसे पहले यहाँ पर है 14, उसके बाद में है 2। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो 14 और 2 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 14 दूना के 28। और ध्यान से देखिए 28 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए 28 के आगे क्या दिया गया है 3। तो 28 और 3 को आपस में क्या किया गया है, गुणा किया गया है। तो 28 और 3 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 28 तिया 84। और ध्यान से देखिए 84 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या किया गया है, इस 84 और इस 4 को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 84 और 4 को आपस में गुणा कर देंगे तो 84 चौका यहाँ पर बन जाएगा 336। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 336। अब हमें देखना है कि संख्या 336 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 336 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है काली मिट्टी और ऑप्शन डी है लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र होता है C4H10। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई याद रखना एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी आने वाले नए एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर यहाँ पर आपको करवाए जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप एग्जाम के लिए जरूर तैयार करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जंग लगने पर लोहे का भार
बढ़ जाता है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है, इसलिए सभी को इस क्लास को क्या करना है, कंप्लीट देखना है। और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मनोहर पर्रिकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी है हैदराबाद में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली में, और ऑप्शन डी है गोवा में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मनोहर पर्रिकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में स्थित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है लगभग 21%। ठीक है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है। तो याद रखना, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा है लगभग 78%। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि CO2 गैस की मात्रा वायुमंडल में कितनी है। ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। DNA का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी देता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है केंद्रक, ऑप्शन बी है जीन, ऑप्शन सी है गुणसूत्र, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि DNA का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी देता है उसे जीन कहते हैं। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। प्रश्न है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है। इस प्रश्न का आंसर सभी अभ्यर्थियों को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन ए है तांबा धातु, ऑप्शन बी है चांदी धातु, ऑप्शन सी है सोना धातु, और ऑप्शन डी है
लोहा धातु। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मायोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यदि आपको इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ब्लू विट्रियोल किसका रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए लोहा सल्फेट का, ऑप्शन बी है कॉपर सल्फेट का, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड का और ऑप्शन डी है पोटास का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट का रासायनिक नाम है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से चौक पूर्णा किस राज्य की लोक कला है? मेरे भाई इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश राज्य की लोक कला है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को क्या कहा जाता है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को कहा जाता है सिंधु लिपि। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से ब्रेदी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए मेघालय राज्य का, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश राज्य का, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र राज्य का और ऑप्शन डी है बिहार राज्य का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ब्रेदी मध्य प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी यह मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर ने और ऑप्शन डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं और इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।